In yesterday's video related to economy, when we started previous year paper analysis or means solution. So today I will discuss about 2021 paper related to economy. Here total 15 questions are there. In 22 we have seen 10 questions. Actually in economy, if you see last 10 years, then it is changing from I think lowest 16 question or highest question 20 plus question. Okay, so it is variable in nature. Every time in every subject there is variability, so depending on that you cannot ignore. For example, in 2022 it was 10 question, but 21 you have you see it is 15 question. 15 question is a lot. Even 5 questions are a lot. First question, for example, it is one of the new concept. If you are not knowing exactly, then it is very difficult to answer the question. First question is, who among the following was the head of expert committee on variable capital company in India, which has submitted its report recently? Actually, it is related to, for example, in I think in March 2021, this report was published. Now, answer of this question is KP Krishnan. Now question arises कि what is variable capital company? Actually, variable capital company is like a fund management company. For example, in India, in company, for example, if you will see company law 2023, sorry, 2013. So 2013, if you will see, then there are three modes of capital generation, or you can say company in normal. So one is limited liability company. Limited liability company means if any liquidation or loss or something happens, then company will not pay whole amount. It is limited amount it will provide. Another mode is by government company, or one mode is that through a charitable company. So it is one of the type through which in international financial services center, और यू कैन सी से कि इन गिफ्ट सिटी, जो गिफ्ट सिटी गुजरात में गांधीनगर में बनाया जा रहा है, वो एक तरह से उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनाया जा रहा है। तो ये एक वेरिएबल कॉस्ट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा, ताकि इंडिया में जो है मोर फंड जो है वो अट्रैक्ट मोर फंड। फंड इंडिया के लिए क्या है, अभी इन्वेस्टमेंट की काफी आवश्यकता है, तो जितना अधिक फंड आपके पास रहेगा उतना एडवांटेज है। तो ये इसका होगा। नेक्स्ट देखो, ये सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, ये हमने डिस्कस किया था। तो उसमें क्या था कि उसमें 4 कैटेगरी था। वो कैटेगरी क्या क्या था? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। लेकिन उसमें एक फ्रंट रनर की जगह फास्ट रनर दिया हुआ था। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, आपका रैंकिंग। इसीलिए कहता हूं कि रिलेटेड चीजों को यदि आप प्रीवियस ईयर में करते हो तो उसके आपको फायदा मिलते हैं। अब इसमें देखो, इसको हम लेटेस्ट में भी करेंगे, तो लेटेस्ट में भी वही चीज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्ड फर्स्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। अब देखो इसको 22-23 यदि करोगे तो ये एक्चुअल में 22-23 का जो आज पीआईबी पे आज रिलीज हुआ है, यानी 27 मार्च को रिलीज हुआ है। तो इसमें भी देखो, इसमें आंसर जो है आपका केरल है। केरल का जो रैंकिंग था वो फर्स्ट रैंक था, और इसका जो टोटल हमने देखा ना कि 4 कैटेगरी में है। तो उस 4 कैटेगरी में क्या है, जो अचीवर है उसमें आपका 100%, तो 100% नहीं है ये फ्रंट रनर। तो फ्रंट रनर में 65 से आपका 99 तक होता है। तो केरल का जो रैंक मार्क है वो 75 है। और दूसरे और तीसरे नंबर पे आपका, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश और ये आपका तमिलनाडु। ओके, सो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, इनका मार्क्स जो था वो 74 था। और लोएस्ट स्टेट में जो है वो बिहार, तो बिहार का 52। अब 2022-23 का देखो, तब भी आपका 75 केरल का फर्स्ट रैंक और बिहार का लास्ट आपका 52 रैंक। यूटी में देखो, यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट जो है वो आपका चंडीगढ़ का है, और उसका मार्क जो है 79 है। इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट यदि आपका स्टेट और यूटी मिला करके पूछे
तो वो आपका जो है चंडीगढ़ है। तो ये 22-23 के अनुसार, और इसके अनुसार भी आपका ये सॉरी केरल फर्स्ट रैंक जो क्वेश्चन है उसके अनुसार भी, और ये 2022-23। और एक चीज और ध्यान रखो कि फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ ये 2018 में ये स्टार्ट हुआ। तो इसका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा कि विच वन अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से नोट करेक्ट है, कौन सा सही नहीं है। कह रहा व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज स्लोली देन इट्स पोटेंशियल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस। यस ये सही है। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि किसी इकोनॉमी में सपोज 1 बिलियन 1 बिलियन डॉलर 1 बिलियन का जो है वो आपका प्रोडक्शन होना था, ये पोटेंशियली आपने रखा। लेकिन प्रोडक्शन कितना का हुआ, मान के चलो 800 मिलियन का ही हो पाया। इसका मतलब जब कम है तो आप छटनी करोगे। जैसे अभी आप वर्तमान समय में देखो बहुत सारी कंपनियां जो है वो इंटरनेशनल कंपनियां और इनफैक्ट एमएनसी जो भी हैं वो छटनी कर रहे हैं अपने स्टाफ्स को। क्यों? क्योंकि उनको जो लगता है कि जो ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए था उससे कम हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अकर्स when jobs are eliminated by changes in demand for particular goods or due to automation। तो ये जो है कह रहा है कि जब स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कब होता है, या अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो कि when jobs are eliminated by changes in demand for particular goods or due to automation। इसको ऐसे समझो कि मान के चलो कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन तब होती है जब जो आपका इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लो ना कि पहले आप देखोगे टाइपराइटर बनता था, अब टाइपराइटर खत्म हो गया। तो जब टाइपराइटर खत्म हो गया तो उसके जगह यदि कंप्यूटर आ गया तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा जिनके पास कंप्यूटर में स्किल है। अब मान के चलो कि जो कैमरा नॉर्मल कैमरे से जो फोटोग्राफी करते थे, अब यदि वो नॉर्मल कैमरा जो रील आप डालते थे अब उसकी जरूरत नहीं रही, अब वीडियोग्राफी की जरूरत है। तो जो आदमी वीडियोग्राफी का स्किल सीखेगा उसको नौकरी मिलेगा। मान के चलो कि कुछ लोग हैं पेन पेपर पे वर्क करते थे और उन्हें कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता था, तो वो अनएम्प्लॉयड होंगे। लेकिन जो लोग कंप्यूटर पे वर्क करना सीखेंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये भी सही है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है रिसेशन इन द इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो रिसेशन जब होता है, रिसेशन का मतलब क्या है कि जो आपका इकोनॉमी है वो निगेटिव में चल रहा है, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में यदि ग्रोथ रेट निगेटिव है तो हम ये कहेंगे रिसेशनरी है। यानी तो रिसेशन में क्या होता है, अब ये मान के चलो कि एक्सपेंशन, ये रिसेशन एक्सपेंशन रिसेशन, तो उसमें क्या होता है जब एक्सपेंशन हो रहा है तो लोगों को रोजगार मिलेगा अधिक, और रिसेशन हो रहा है तो उसमें से रोजगार आपके कम हो जाएंगे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये भी आपका सही है। ओके नेक्स्ट, तो ये सही हो गया, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब है एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज निगेटिव। नो, इनफैक्ट जब फुल एम्प्लॉयमेंट भी रहता है तब भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इसका कारण क्या है कि कुछ लोग होते हैं कि बेटर अल्टरनेटिव का सर्च करते रहते हैं, कुछ लोग हैं जॉब स्विच करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निगेटिव नहीं होगा, इनफैक्ट जीरो भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मे बी 0.1 ही हो, 0.5 ही हो। तो डी आपका गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड। अब ये इसको ऐसे समझो कि 100 पीपल हैं और वो ऑल 100 वर्क कर रहे हैं, तो उनका जो आउटपुट होना चाहिए सपोज 1 लाख होना चाहिए। अब क्या है 1 लाख होना चाहिए था आउटपुट, लेकिन इससे यदि बढ़ गया 1,10,000 हो गया। अब 1,10,000 हो गया, इसका मतलब है क्यों वो 10,000 बढ़ा, वो 10,000 नंबर ऑफ पीपल के कारण नहीं बढ़ा, वो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा। ओके, इन्फ्लेशन अधिक था तो उसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। लेकिन ये जो 1 लाख था वो फुल पोटेंशियल था, फुल इक्विलिब्रियम में आपका फुल एम्प्लॉयमेंट यूज हुआ, लेकिन वो 90,000 ही जनरेट हुआ। तो इसका मतलब उसको कहेंगे रिसेशनरी गैप। इनकम मल्टीप्लायर आपका जो होता है एक तरह से जो एक इनकम उनका बढ़ रहा है वो किसी भी कारण से बढ़ सकता है, या ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वो इकोनॉमी खुद एडजस्ट करती है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मनी। मनी के रूप में किसी चीज को रिकॉग्नाइज होने के लिए
क्या उसके गुण होने चाहिए? तो पहला है, इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। यस, ये होना चाहिए इंटरमीडिएट। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि आपके पास गेहूं है और आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो एक ऐसा आदमी को सर्च करना पड़ेगा जो इकोनॉमिक्स जानता हो और गेहूं लेने के लिए रेडी हो, तब आपका एक्सचेंज होगा। लेकिन यदि मनी है तो आप अपने गेहूं को सेल कर दो मार्केट में, उससे जो पैसे होते हैं आप उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले को दे दो। तो ये यस, एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, यस ये होगा। तो जब ये होगा तो ये आपका ऑप्शन अभी एलिमिनेट हो गया। अब देखो, टू जो है, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइस। यस, कीमत उद्धृत करने के लिए मानक इकाई होनी चाहिए। अब ये नॉर्मली जो क्या है कि किसी कीमत को हम सपोज मापते हैं, तो कोई भी दुकान में जब जाओगे सब्जी लेने के लिए, तो क्या 105.34 आपको बोलता है? नहीं। 105.34 में भी मेडिसिन में देखो आप लिखा हुआ रहता है समथिंग इस ढंग का प्राइस, लेकिन क्या एग्जैक्ट आप उतने प्राइस पे करते हो? नहीं, आप यूनिट में पे करते हो नॉर्मली। तो 106 रुपी पे करोगे या 105 रुपी पे करोगे। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कोटिंग प्राइस होना चाहिए। तो ये इसका सही है। तो टू भी हो गया, तो ये इसका मतलब गलत हो गया। अब देखो, या तो तीन या चार दोनों में से एक गलत होगा। अब देखो दूसरा, तीसरा है मस्ट बी इजिली डिविजिबल। यस, मस्ट बी इजिली डिविजिबल का मतलब है कि वो कोई यूनिट में हो, जैसे 100 में हो, 10 में हो, 20 में हो, 50। जैसे 200 का जो नया नोट मान के चलो जारी हुआ, आप लॉकडाउन के पहले देखोगे, सॉरी सॉरी, डिमोनेटाइजेशन के पहले देखोगे, तो आपके पास 200 के नोट्स नहीं थे। डिमोनेटाइजेशन जो इधर 2016 में हुआ था, उसके बाद 200 के नोट्स आए। तो इस ढंग से नोट्स को आप रखते हो कि डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 1 2 3 तो हो गया। अब 4 क्यों गलत है? देखो, हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूजेज। अब अल्टरनेटिव यूज में उसको क्या करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, वन ये आपके पास 500 का नोट्स है, तो 500 का नोट किसी को देते हो तो वो 500 का सामान देता है, तो ये एक्सचेंज वैल्यू उसका है। अब 500 रुपी का कागज के भाव में उसको बेचोगे तो क्या उसको 1 रुपया भी कोई देगा? नहीं। या आप उसको ईंधन के रूप में बेचोगे कि हम उसको जला करके, आग जला करके उसको खाना बनाएंगे, क्या उसकी कीमत मिलेगी? नहीं। तो हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेट यूज? नो, अल्टरनेट यूज में उसका वैल्यू जो है वो मिनिमम होगा। तो ये 4 नहीं होगा। तो सी इसका 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका डी नंबर कह रहा है कि द सेक्टोरल शेयर्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द ईयर 2009-10 to 2018-19 show that the share of services sector in GBA in India has increased over the years. Which among the following have driven the maximum increase? अब ये चार दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट है जब तक आप नहीं जानते हो। तो जो पहला देखो, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, तो इसका जो वैल्यू था वो अप्रॉक्स 2.7% था टोटल में। टोटल हम 100 माने तो उसमें सर्विसेज भी आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी भी। तो तीनों को हम 100 माने तो उसमें इसका वैल्यू 2.7%। अब ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसका वैल्यू 16.42% था। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, इसका वैल्यू 15.42 था। और ये इसका फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, तो इसका वैल्यू 22.05। तो ऑब्वियसली देखो कि इसका ज्यादा था। तो जब तक आप शायद नहीं जानते हो तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल था। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू। इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट कंडीशन का मतलब क्या है ना, कि कुछ लोग हैं जिनके पास ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है और उनके पास ऐसा एम्प्लॉयमेंट है कि जिसमें सोशल बेनिफिट मिलता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। फॉर एग्जांपल उनको ईएसआईसी या फिर डिफरेंट हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रहा है, या फिर उनको प्रॉपर तरीके से लीव मिल रहा है, या फिर ग्रेचुइटी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही है, तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जॉब कहते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है कि कोई ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलता है और सैलरी भी उनका मैंने बेज भी कम होता है। तो एक अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी है, उसने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है और कितने परसेंट लोग हैं, तो उसमें से एक अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, शायद वो भी आपसे कभी पूछ सकता है, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी। तो ये इसने स्टडी किया। तो ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, तो ये हो गया। अब देखो, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, अब इसमें के आधार पे हम इंप्लॉयमेंट कंडीशन को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी मे बी पब्लिक सेक्टर जो है उससे बेटर आपको कंडीशंस मिल सकता है। और पब्लिक सेक्टर में
या तो बेटर मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप के किस में जॉब में हो, तो ये प्राइवेट और पब्लिक इसको डिसाइड नहीं करेगा। अब सीजनल एंड डिसगाइज्ड सेक्टर, नहीं ये इनफैक्ट एग्रीकल्चर में होता है, तो एग्रीकल्चर में तो एक तरह से हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये तो दोनों एक ही टाइप में हो गया। अब प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, ये इकोनॉमी को हम डिवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट के रेट पे, ये कंडीशन के पर नहीं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। देखो रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि जिसे हम पुनः फिर से नवीकरण कर सकें, उसको यूज कर सकें। सोलर है, सोलर एनर्जी आज सनलाइट आया तो कल भी आएगा, परसों भी आएगा। अब हाँ एक्सेप्शन केस में कुछ टाइम बहुत यदि क्लाउडी है, रेनी सीजन है या विंटर का है तो वो दूसरी बात है, लेकिन इन जनरल क्या है वो विंड ऑब्वियसली है, वो रेगुलर है। अब ये देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी वाटर चक्र चलता रहता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी आपने फ्यूल खत्म कर दिया तो वो फिर रिकवर नहीं करोगे, तो ये आपका सी हो जाएगा आंसर, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट कर रहा है 9 नंबर, द वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड इपिडेमिक्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो देखो जो वाइड स्प्रेड डेथ जो होता है स्टारवेशन यानी भूख के कारण और महामारी के कारण, तो किसके अभिलक्षण है, तो फेमाइन उसको बोलते हैं। अकाल, अकाल का मतलब क्या है कि समय अभी नहीं आया, अ मतलब नहीं, काल का मतलब समय, इसका मतलब है कि उनका डेथ का एक्चुअल में टाइम नहीं आया था, लेकिन अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं। अब पुबर्टी, पुबर्टी गरीबी में कोई जान नहीं किसी की उस ढंग से, मान लीजिए गरीब है रिलेटिवली तो मे बी उसको थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन वो उसको जान नहीं। अब सिविल वॉर, सिविल वॉर जो है वो एक तरह से वो आप मैन मेड क्रिएट कर रहे हो, इसमें स्टारवेशन और इपिडेमिक्स नहीं होता है। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन से डिफरेंट डिजीजेज हो सकते हैं, लेकिन आपका वाइड स्प्रेड डेथ उस ढंग से नहीं होता है, तो ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट फेमाइन हो गया, तो ए। नेक्स्ट है, करा द प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर इज कॉल्ड। अब ये देखो जो इसमें बफर प्राइस है, बफर प्राइस क्या दिया जाता है, प्राइस डिफरेंस दिया जाता है कि मान के चलो कि इतने आपको एक तरह से सपोज किसी चीज की कीमत 100 रुपी लग रहा है, तो उसमें जो आपका डिफरेंस बफर है, लेकिन यहाँ जो एमएसपी दिया जाता है, ये इसका आंसर एमएसपी होगा। एमएसपी दिया जाता है कि मिनिमम उतना सपोर्ट मिलना चाहिए, उससे ऊपर में मार्केट में यदि बिकता है तो आप बेच लो, और नहीं तो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगी। इशू प्राइस जो होता है, जो आपको पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोटा में मिलता है, उसमें फेयर सस्टेनेंस प्राइस नहीं। फेयर सस्टेनेंस प्राइस क्या है कि जीवन किसी पर्सन का कितने में चल सकता है, तो वो आधार पे तो सरकार आपको नहीं देती है ना, वो एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है कि कौन सा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के संबंध में सही नहीं है। तो फर्स्ट कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट एज द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। इसको ऐसे समझो कि ये आपका जो है प्रोडक्ट, मान के चलो ये प्रोडक्ट ए है, सपोज रॉ मटेरियल ए है, और या इसको प्रोडक्ट बी कह सकते हो, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। तो ये इस ढंग से होता है, मान के चलो ये आपको जरूरी नहीं इसी शेप में, ऐसे भी हो सकता है, किसी ढंग से हो सकता है, लेकिन देखो ये क्या है, डाउनवर्ड है, स्लोपिंग राइट साइड में, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ यदि आप इस पॉइंट पे रखते हो तो सिर्फ आप ए का प्रोडक्शन कर रहे हो, बी यहाँ क्या है, जीरो है। अब किसी इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो ए जो है ये आपका ज्यादा है और बी जो है कम है, उसी ढंग से यहां यदि करते हो तो बी ज्यादा है और ए कम है, तो ये डाउनवर्ड है क्योंकि रिसोर्सेस आपका लिमिटेड है। यस, आपके पास रिसोर्सेस रहेगा तो आप जितना बढ़ा सकते हो, तो ये तो सही है, लेकिन नोट करेक्ट करा। सेकेंड है, द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर डिनोटेड बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यस, आपके पास दिया हुआ रिसोर्सेस है यानी कि वेरियस गुड्स और सर्विसेज है जिसमें अवेलेबल रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी आपके पास लिमिटेड है, तो आप इस पर या इसके बिलो में प्रोडक्शन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसमें इस लाइन पे कर सकते हो या इसके नीचे कर सकते हो, इसके नीचे यदि लाइन के करते हो इसका मतलब आप रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, और यहाँ पर ऊपर इस लाइन पे कर रहे हो इसका मतलब सही से रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड भी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड है, एनी पॉइंट ऑन और इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अटेनेबल अंडर द एग्जिस्टिंग, तो ये एक तरह से इसी का एक्सटेंशन है, तो ये भी सही है, तो अब हमारा आंसर डी हुई हो जाएगा। अब देखो
On the production possibility frontier, the output of one commodity can be increased without changing the output of another commodity. No, यदि आपको एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा को कम करना पड़ेगा। इधर चलते चलते हो तो बी बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। सो विदाउट आपका चेंजिंग दूसरे को नहीं बढ़ा सकते हो, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट का रहा क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमिन्ड। अब ये इंडिविजुअल गुड के संबंध में कह रहा है, यानी कि किसी वस्तु के लिए कीमत के संबंध में। तो लोच क्या होता है, यानी कि इलास्टिसिटी क्या होता है। सपोज किसी चीज का, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, मान के चलो, तो उसका कंजम्पशन में यानी उसके डिमांड में कितना चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, कोई लग्जरियस आइटम है। अब वो लग्जरियस आइटम सपोज 100 रुपये में मिल रहा था, अब उसका जो प्राइस हो गया 150 हो गया। तो सिंस वो लग्जरियस है तो आप उसको जो है शायद फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दोगे, लेकिन इसेंशियल आइटम है, उसकी प्राइस बढ़ भी जाती है तो आपको कंजम्पशन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन लो, मेडिसिन 10 रुपये में मिल रहा था, तब भी आपको जितना डॉक्टर ने बोला था खाओगे। लेकिन यदि मेडिसिन 15 का हो गया, तब भी डॉक्टर ने जितना प्रेस्क्राइब किया, अब वो एक्सेप्शन है कि मान के चलो किसी फैमिली के पास कुछ है ही नहीं है, तो बोलेगा ठीक है अब जान हमारी चली जाए तो चली जाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो ये है एक इलास्टिसिटी। ओके, तो करा कि बाय द डिग्री ऑफ विच द गुड इज नेसेसरी और लग्जरी, यस इस पर अभी हमने डिस्कस किया, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। तो ई ऑप्शन डी आपका हट गया। अब देखो बाय द एक्सटेंट टू विच सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, यस इस पर भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको मान के चलो कि टी और कॉफी के बीच में यदि है, तो टी का प्राइस बहुत अधिक हो गया तो हम टी को छोड़ देंगे, कॉफी को कंज्यूम करेंगे। या फिर मान के चलो कुछ और चीजें हैं तो उसमें अवेलेबल है, जैसे एक टीचर बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं दूसरे टीचर, तो आप उनके पास पढ़ने चले जाओगे। लेकिन एक ही मात्र टीचर होंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसी से। तो ये तो टू भी सही है, तो इसका मतलब अब ये देखो सेम एक आया और क्वेश्चन में हमने इसी ढंग का सिचुएशन देखा था। अब हमारा सारा दारोमदार दो में से एक को किसी को जानते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा। अब ये देखो तीसरा, बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अब ये देखो जो इनकम ग्रोथ इकोनॉमी में जो हो रहा है, ये टोटल इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो इनकम ग्रोथ हो रहा है तो इससे इंडिविजुअल वुड का अंतर नहीं पड़ेगा ना, तो ये आपका हट गया। तो अब हमारा 4 है, बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वुड इन द कंज्यूमर्स बजट। यस, यदि आपका वो मेडिसिन मान के चलो है या कुछ ऐसा इसेंशियल चीज है, जैसे किसी को सिगरेट पीने का शौक है, तो सिगरेट महंगा भी होगा तभी वो पिएगा। तो ये आपका सी हो गया। नेक्स्ट का रहा क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following functions is an automatic stabilizer in the context of fiscal and monetary policy of the economy। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब है कि जो आपका वो ऑटोमेटिकली जो है वो इकोनॉमी को में फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट कर लेता है, स्टेबलाइज कर देता है। अब ये देखो पर्सनल इनकम टैक्स, एक्चुअल में आंसर आपका पर्सनल इनकम टैक्स ही होगा कि वंस सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्सनल इनकम टैक्स कर दिया है, तो यदि वो घटा दिया या बढ़ा दिया, फिर उसके बाद आप देखोगे कि होल ईयर में नहीं घटता बढ़ता है। इनफैक्ट जो पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह है, रेट वगैरह है, वो कब आपका बजट में ही एक बार आप उसको बढ़ाते हो घटाते हो, फिर उसके बाद जब तक उसको नहीं घटाते बढ़ाते हो। तो ये आपका एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। अब ये देखो रिवर्स रेपो रेट ऑफ बैंक, ये देखो बीच बीच में रेगुलर रूप से आपको घटाना बढ़ाना पड़ता है, तो ये तो नहीं होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको आपको जरूरत होता है तो करते हो, ठीक है। बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड प्राइस भी आपका वेरिएबल होते रहता है, तो ये भी नहीं, तो इसका मतलब ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। अब ये देखो जो पहले पॉपुलेशन का जो स्थिति था, तो पहले क्या होता है, हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, तो बहुत अधिक पर जनसंख्या, मतलब ये जन्म दर भी है, प्रजनन दर भी है, लेकिन मृत्यु दर भी बहुत अधिक है, तो जनसंख्या तब भी स्टेबल। पहले देखोगे कुछ महिलाएं थी, उनके 12 बच्चे होते थे, 14 बच्चे होते थे, बच्चे कितने, दो, तीन, एक। तो हाई बर्थ रेट, डेथ लो, ये तो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, तो पॉपुलेशन आपका ऑलमोस्ट स्टेबलाइज रहेगा। तो ये देखो अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज नहीं होगा, एक्सपेंडिंग यहां नहीं हो रहा है ना, ये तो आपका स्टेबल ऑलमोस्ट है। तो लो बर्थ रेट और लो, तो ये लो स्टेशनरी स्टेज आपका ये सिचुएशन हो जाएगा। ओके, तो लेट एक्सपेंडिंग नहीं, एक्सपेंडिंग भी नहीं हो रहा, हाई स्टेशनरी स्टेज नहीं,
हाई स्टेशनरी स्टेज का मतलब है कि एक तरह से देखा जाए हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, लेकिन यहाँ लो स्टेशनरी स्टेज हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस ईयर का 21 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब है कि एक आदमी एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहा है, तो दो कारण से कर सकता है, एक पुल फैक्टर के कारण और एक पुश फैक्टर के कारण। तो देखो नेचुरल डिजास्टर क्या है, पुश फैक्टर है। मान के चलो कहीं बाढ़ आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गया, कहीं साइक्लोन आ गया, तो वहां से आदमी मजबूरन पुश होता है, वहां से छोड़ के भागता है। तो ये क्या है, ये पुल फैक्टर नहीं, ये पुश फैक्टर है। अब हाई बेस, हाँ, हाई बेस यदि है तो वो पुल फैक्टर है। जिस जगह आप रह रहे हो वहां हाई बेज है, तो वहां से आप जाना चाहोगे नहीं। वहां कम बेज है लेकिन किसी दूसरे जगह हाई बेज रेट है, तो वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो पुल फैक्टर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो हाउसिंग शॉर्टेज, कोई जगह है जहां 100 आदमी है और घर रहने के लिए मान के चलो 85 के लिए ही है, तो 15 को तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना, तो ये पुश फैक्टर हो गया। लो इनकम, आपके यहाँ लो इनकम है तो आप हाई इनकम की ओर जाना चाहेंगे, तो लो इनकम क्या है, लो इनकम के कारण आप सरवाइव नहीं कर रहे हो, तो ये पुश कर रहा है आपको, तो पुल और पुश ये है। तो इसका बी आंसर हो गया। तो 15 क्वेश्चन इसमें थे, ये हमने किया। और फिर नेक्स्ट जो है हम 2020 का इसी ढंग से 2012 तक का आपको करेंगे। तो हमेशा हर क्वेश्चन को आपको देखना है, उसको समझना है, उससे रिलेटेड जो हो सकता है करेंट में उसको वर्क करना है। ओके, थैंक यू। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है वो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।